हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के अंदर स्टूडेंट हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा जिसका नाम हैगा बिजनेस लॉ सेमेस्टर 1 में। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी जो यूनिट नंबर 1 है, जो कि हैगी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस कंप्लीट वीडियो को मतलब इस कंप्लीट यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं। मे बी आज की वीडियो में अगर पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई सारे टॉपिक्स तो अच्छी बात है, वरना इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको ये यूनिट कवर करवा दूंगा। ये एज पर योर ड्यू सोल का या रेगुलर का जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए ये सिलेबस में हैगा ये टॉपिक सारे जो मैंने कवर करवाए हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलता रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ना करा हो, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। तो देखिए, an agreement involve an offer proposal by one person and acceptance of such offer or proposal by another person। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं और क्या क्या वैलिडिटी वगैरह होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आता है, एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पर्सन जो होता है वो होता है ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी। इसमें होता क्या है एग्रीमेंट के अंदर, जो ऑफरर है मतलब जो पहले वाला पर्सन है वो किसी चीज़ के लिए प्रपोजल देता है, मतलब किसी चीज़ के लिए एक तरीके से डिमांड करता है, और जो दूसरा वाला पर्सन है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी जो नीड है उसे पूरा कर देता है। तो ये बन जाता है आपका एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, मतलब लॉ कोर्ट के अंदर उसे इन्फोर्स करवाया जा सके, मतलब लागू करवाया जा सके, और अगर कोई पर्सन उसे परफॉर्म करने से मना कर दे बाद में तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सके। तो ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल वैलिड एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है, तो देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड द सेड ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। सच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो क्या होना चाहिए, जो पार्टीज हैंगी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों, उनके बीच में एक इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने बीच में ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर कोई भी एक पार्टी हैगी जो नहीं चाहती है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना, तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो यही लिखा है, देयर मस्ट बी एन ऑफर। यहाँ पर एक ऑफर होना चाहिए और वो ऑफर एक्सेप्टेड होना चाहिए, जिससे क्या हो, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है उससे क्या हो जाए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए पार्टीज के बीच में। तो वो कहलाता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो कंसेंट मींस अप्रूवल ऑफ पार्टीज। कंसेंट का मतलब क्या होता है, पार्टीज का अप्रूवल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके ऊपर दोनों पार्टीज का अप्रूवल हो। कोई भी एक पार्टी अगर मना कर रही है वो उस पर अप्रूवल देने से, तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग टर्म। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हो जाता है कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड, मतलब जो एक पार्टी सोच रही है वही दूसरी पार्टी भी सोच रही हो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हमारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो उसे कहा जाता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उन्हें दोनों एक दूसरे की ही मतलब सेम ही तरीके से समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ और मीनिंग निकाल रहा है और दूसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ और मीनिंग निकाल रहा है। नेक्स्ट हैगा जो वैलिड एलिमेंट हैगा वो हैगा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, इज ऑफ अनसाउंड माइंड और इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब क्या जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
अगर वो कैपेबल हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वरना वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। अब कैपेसिटी क्या होती है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कैपेसिटी को डिफाइन करा है कि अगर किसी पर्सन की एज मेजोरिटी में नहीं आई है, मतलब वो अभी 18 साल से नीचे का है, या फिर इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब थोड़ा सा पागल है, अनसाउंड माइंड का है, फिर या फिर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, या फिर लॉ ने मतलब कानून ने उसे मना कर दिया है कि तुम किसी भी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो वो पर्सन को हम इनकम्पिटेंट मानेंगे, वो पर्सन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है, और अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो अगर इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी पर्सन हैगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। तो कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन फॉर डूइंग समथिंग, इट इज रेफर्ड एज समथिंग इन रिटर्न, सच कंसिडरेशन शुड लॉफुल। कंपनसेशन नहीं है, यहाँ पर कंसिडरेशन आना है, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ करने के लिए जो हमें कुछ भी चीज़ मिलती है, कोई भी एक्ट करने के लिए जब कुछ चीज़ रिटर्न में मिलती है तो उसे कहा जाता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, सच कंसिडरेशन शुड लॉफुल। और जो ये कंसिडरेशन हमें रिटर्न में जो चीज़ मिल रही है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब कोई भी इलीगल चीज़ अगर हमें कंसिडरेशन के फॉर्म में मिल रही है तो वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गए आपके 4 इसेंशियल एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्या क्या होते हैं, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, और कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा प्रपोजल या फिर ऑफर क्या होता है। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रपोजल होता क्या है, अ पर्सन इज सेड टू बी मेकिंग अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर पार्टी। क्या बोला गया है, जब भी एक कब कहेंगे कि कोई पर्सन प्रपोजल कर रहा है, तो अगर वो अपनी विलिंगनेस बता रहा है दूसरी पार्टी को कि वो या तो ये काम करना चाहता है या ये काम नहीं करना चाहता है, और उसके ऊपर दूसरी वाली पार्टी का अप्रूवल मांग रहा है, तो वो कहलाया जाएगा आपका प्रपोजल या फिर ऑफर। मतलब वो ऑफर दे रहा है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और दूसरी पार्टी से कह रहा है कि तुम इसके ऊपर अपनी एसेंट दो, मतलब या तो हाँ करो इसके लिए या ना करो, या जो भी आपको एक तरीके से एसेंट कंसेंट देनी है वो दो, जिससे वो ऑफर या तो एक्सेप्टेड माना जाए या रिजेक्टेड माना जाए, तो उसे कहा जाता है आपका प्रपोजल या फिर ऑफर, ठीक है। ऑफर को हमने क्लासिफाई कर रखा है कई सारे टाइप्स में। देखिए पहला आता है आपका जनरल ऑफर। तो इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ ऑफर कैन कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, जनरल, ऐसा ऑफर जो एक सभी पब्लिक के लिए हो, मतलब कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता हो अगर वो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दे। मतलब ऑफर के अंदर जो भी कंडीशन दी गई है, जो भी काम करने के लिए बोला गया है, अगर कोई पर्सन वो परफॉर्म कर देता है तो वो ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑफर। क्या होता है, तो व्हेन ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, वो ऑफर जो कि स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप्स को दिया जाता है, जिसमें सिर्फ वही लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस ऑफर। क्या होता है, तो व्हेन अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ अर्लियर पार्टी, द अनदर पर्सन ऑल्सो मेक द सेम ऑफर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। नाम से ही क्लियर है, क्रॉस ऑफर। तो ये क्या होता है, व्हेन अ पर्सन मेक अ प्रपोजल, मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई ऑफर देना है, उसने मान लिया है, और दूसरे वाले पर्सन को भी बिना ये नहीं पता कि सामने वाला भी यही ऑफर देने वाला है और वो भी उस दूसरे पर्सन को रिटर्न में यही ऑफर देने वाला है, तो इन दोनों को कहा जाता है क्रॉस ऑफर। मतलब जब तक ऑफर दिया नहीं जाता है उससे पहले ही जब दोनों पार्टी सेम ही ऑफर एक्सचेंज करने वाली हो, तो वो ऑफर कहलाता है आपका क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ऑफर। तो अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन ऑफर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट, ऑफरी इम्पोजेस कंडीशन विच मॉडिफाई और वेरी प्रीवियस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है,
वो ऑफर, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस ना देकर उसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी टर्म्स में मॉडिफिकेशन कर दिया, वेरिएशन कर दिया, मतलब चेंजेस कर दिए उसकी टर्म्स में, जो उसमें कंडीशन वगैरह दी गई थी, तो इसे कहा जाता है आपका काउंटर ऑफर। मतलब ऑफर के बदले ऑफर दे दिया दूसरी पार्टी ने, उस वाले ऑफर को एक्सेप्ट ना करके उसने अपना एक नया ऑफर बनाया कि नहीं ये वाली टर्म्स नहीं, मेरे को ये टर्म्स चाहिए, तो ये हो जाता है आपका काउंटर ऑफर। ठीक है। फिफ्थ है आपका लास्ट टाइप, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? ऑफर विच मेड टू अ पब्लिक एज लार्ज एंड इट ओपन फॉर पब्लिक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा ऑफर जो कि जनरल पब्लिक को दिया जाता है और एक लंबे टाइम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है ओपन, मतलब वो उस टाइम पीरियड में कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो कहलाता है आपका स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो देखिए ये दोस्तों आपके पांचों टाइप्स हो गए ऑफर के। कौन कौन से टाइप्स होंगे? जनरल ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ये आपके पांचों टाइप्स मैंने आपको कवर करवा दिए। ठीक है। तो देखिए अब आएगा हमारे पास एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो अ प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेक सिग्निफाइज हिज असेंट टू प्रपोजल डू नॉट और डू नॉट टू डू समथिंग। एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है? जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है वो पर्सन उस ऑफर प्रपोजल पर अपनी या तो एसेंट दे दे कि वो ये काम करेगा या वो ये काम नहीं करेगा, तो उस ऑफर को एक्सेप्टेड माना जाता है और एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। मान लीजिए आपने किसी पर्सन को कोई ऑफर दिया, कोई प्रपोजल दिया, अब उस पर्सन ने या तो उसे एक्सेप्ट कर लिया या उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी कि वो इसको परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। रूल्स क्या क्या होते हैं एक्सेप्टेंस के? तो नंबर 1 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली इफ इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड इन मैनर विच इज इट्स प्रेस्क्राइब्ड। क्या बोला गया है? जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब क्लियर होना चाहिए कि एक्सेप्ट क्या करना है, और अनक्वालिफाइड मतलब किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में उसे डिसक्वालीफाई ना किया गया हो, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। और एक्सेप्टेंस उसी मोड में एक्सेप्ट की जानी चाहिए जिसमें बोला गया हो, तो वो एक एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो द एक्सेप्टेंस मस्ट कम्युनिकेटेड टू रिलेवेंट पार्टीज। जिस भी पर्सन से एक्सेप्टेंस लेनी है या जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस देनी है वो एक दूसरे को ध्यान में रखेंगे कि हमें किसको एक्सेप्टेंस के बारे में बताना है। कम्युनिकेशन उसका क्लियरली होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मोड वेयर द प्रपोजल प्रेस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इट मस्ट एक्सेप्टेड इन द सेम मैनर। क्या बोला गया है? अगर बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से करनी है प्रपोजल की, तो उसी तरीके से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और किसी मोड में अगर किया जाता है तो वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट गिवन विद रीजनेबल टाइम एंड बिफोर ऑफर लैप्स। बोला गया है जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम के अंदर दे दी जानी चाहिए। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, अगर वो टाइम पीरियड गिवन है ऑफर के अंदर तो उतने टाइम के अंदर दे दी जानी चाहिए। और अगर कोई टाइम पीरियड नहीं है तो कोई जो भी रीजनेबल टाइम पीरियड होगा ऑफर के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक्सेप्टेंस दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो द एक्सेप्टर शुड एक्सप्रेसली एक्सेप्ट द ऑफर। ये बोला गया है अगर जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है वो उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, साइलेंट है, तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जिस पर्सन से आपने एक्सेप्टेंस मानी है उसे एक्सप्रेसली बताना होगा, या तो बोलकर या लिखकर कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप को मान सकते हैं। ऐसे मियर साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट गिवन बाय पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। क्या बोला गया है? एक्सेप्टेंस उसी पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रपोजल दिया गया है, और कोई अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो ये आपके 5 रूल्स हो गए रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंसीडरेशन क्या होती है। तो वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, does or abstain from doing, promise to do, abstain from doing something, such act of doing or abstinence is called consideration। कंसीडरेशन का वैसे नॉर्मली मतलब बता दें तो होता है समथिंग इन रिटर्न।
बट आपको कई बार डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तो कंसीडरेशन की यही डेफिनेशन है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। मतलब प्रोमिसर की डिजायर पर, जो प्रोमिसर की इच्छा है उसके ऊपर जो प्रोमिसी है या कोई अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी कुछ काम करता है या कुछ काम करने से मना कर देता है, तो उस चीज़ को आपको कंसीडरेशन माना जाएगा। तो ये कंप्लीट डिफाइन है, वेयर व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन मतलब मना कर देता है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट ऑफ डूइंग और एब्सटेंस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। अब है आपका कि फ्री कंसेंट क्या होती है। तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम मैनर। दो पर्सन को कंसेंटेड तब माना जाएगा, मतलब वो कंसेंट में है ये तब माना जाएगा जब वो सेम चीज के ऊपर सेम मैनर में एग्री हो रहे हो, तो उन्हें कंसेंट में माना जाएगा। और द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। और किसी भी कंसेंट को फ्री कंसेंट कब बोला जाएगा, अगर वो इनमें से किसी चीज के द्वारा ना हुई हो, कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इन चीजों से कंसेंट ना दी गई हो तो फिर वो फ्री कंसेंट मानी जाती है। अब कोअर्जन क्या होता है, तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एक्ट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड, unlawful detaining or threatening to detain any property with intention of causing any person to enter into an agreement. Agreement caused by coercion is voidable and not void. तो क्या बोला गया है, कोअर्जन का मतलब कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कुछ कमिट करना है या डराना कमिट करने से। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडियन पीनल कोड के द्वारा प्रोहिबिट करा गया है, मतलब इंडियन पीनल कोड के अंदर मना करा गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेगा, ये वो कुछ एक्ट करना या करने के लिए डराना, या फिर कोई भी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या फिर किसी के प्रॉपर्टी को अनलॉफुल डिटेन कर लेना, मतलब उस पर कब्जा कर लेना, या उसे धमकी देना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, जिससे वो डर के अंदर आकर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाए, तो उसे कहा जाता है कोअर्जन। कोअर्जन के कारण कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होती है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन रिलेशन subsisting between the parties are such that one party is in position to dominate the will of other and use position to obtain unfair advantage over other। ये बोला गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम तब कहेंगे कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया है कंसेंट लेने के लिए। कब कहेंगे, जब पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की, उनके बीच में एक ऐसी रिलेशन हो जिसमें एक पार्टी किसी पोजीशन पर हो कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सके, मतलब उसकी इच्छा को एक तरीके से दबा सके और उस पर अपना डिसीजन चला सके, तो उसे कहा जाएगा कि वो एक डोमिनेट पोजीशन में पर है और वो उस डोमिनेट पोजीशन का यूज़ करके उस पर्सन से कोई अनफेयर एडवांटेज ले लेता है, मतलब उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया गया है। द बर्डन टू प्रूव दैट देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इज इन एग्रीमेंट वुड बी ऑन पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया और दूसरी पार्टी ने केस फाइल कर दिया, तो जो पर्सन डोमिनेट पोजीशन पर है उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें किसी भी टाइप के अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं किया गया है इस एग्रीमेंट के अंदर, तभी वो एक तरीके से निर्दोष साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, फ्रॉड। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी। क्या बोला गया है, फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पार्टी कमिट करती है, किस लिए, क्या इंटेंशन होती है उसकी दूसरी पार्टी को डिसीव करना, तो उसे कहा जाता है आपका फ्रॉड का कमिट करना। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हैं, मतलब कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो नंबर 1 आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वेयर विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स ना किया जा सके, मतलब उसके ऊपर लॉ ऑफ कोर्ट में कोई भी डिसीजन ना दिया जा सके, उसे कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट ऑप्शन एट द अदर पार्टीज।
कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के ऑप्शन पर हो कि अगर वो पार्टी चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर फॉरबिडन बाय लॉ, ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ ने मना कर रखा है कि इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो सारे आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एक्सप्रेस इफ टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड और इन राइटिंग। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तब कहेंगे जब उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी वर्ड्स में या बोलकर बताई गई हो, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन विच इज मोस्टली बाय लॉ और बाय एक्शन। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम डायरेक्टली एंटर ना करें बट या तो लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है हमारे साथ, या फिर किसी एक्शन मतलब कुछ करने से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा साथ एंटर हो जाता है, तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट ऑफ पार्टीज। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टी के इन्फर्ड की वजह से, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टी के किसी मतलब उन्होंने कुछ ना भी बोला हो, बिना बोले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाते हैं, उसे कहा जाता है आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें एक तरीके से साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड देन द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो काम करने के लिए बोला गया है या जो भी ड्यूटी आएगी पार्टीज की, वो ड्यूटीज पार्टीज फुलफिल कर लेती हैं, तो उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन द एक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो एक्ट हैगा वो किसी फ्यूचर डेट पर परफॉर्म किया जाएगा, उसे कहा जाता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आपका इतना ये कंटेंट मैंने आपका सारा कवर करवा दिया है। अब दो टॉपिक बचे हैं आपके, एक रह गया है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला, एक रह गया है आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला। वो करेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मे बी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।